आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी को पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। मेरे इल्म में है और आप सबके इल्म में भी है कि आज ज़ाहिर 5 फरवरी नहीं है, ये कल होगा, लेकिन आज से ही हम देख रहे हैं कि मुल्क के तूलो अर्ज में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनकी जो जद्दोजहद है उसको सलाम पेश करने के लिए और इस यकजहती को बताने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया को कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मजलूमीन मौजूद हैं वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। ये 5 फरवरी की एक अपनी तारीख है और इस तारीख के साथ भारत की एक मकरू तारीख भी है। भारत जिस तरह से जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रवा रखे हुए है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन शाबाश है तमाम ही दुनिया के लोगों पर, जो दुनिया देख तो रही है कि हिंदुस्तान इतनी बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है लेकिन इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान अपनी आखिरी सांस तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों का दिफा करता रहेगा और इस अंदाज से कि यौम यकजहती कश्मीर मनाया भी जाएगा और दुनिया को जगाया भी जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मिशाल मलिक मौजूद हैं, एहलिया हैं हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की। जो कुछ हो रहा है कश्मीर पर, जरा मिशाल मलिक से पहले बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब हमें कहां खड़ा होना है और दुनिया के साथ हम कैसे राब्ता कायम करें कि ये जो मकबूजा इलाका बना के रखा हुआ है भारत ने, उसके चुंगल से इसको आजाद करवाया जा सके। मिशाल मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। मिशाल साहबा, हम सब बिल्कुल, मैं मिशाल साहबा यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे कि हम वो दिन देखें कि आज़ादी का सूरज तुलू हो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, लेकिन इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स आ रही हैं, इनसाइट क्या है कि क्या कुछ हो रहा है मकबूजा वादी के अंदर? वहाँ पे पिछले 75 सालों से जुल्म क़यामत टूट रही है और अब तो खैर 5 अगस्त 2019 के बाद तो हर कसर जो है वो इन्होंने नहीं मतलब ख़त्म कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे वॉयलेट ना सिर्फ थ्रू द इंडियन ऑक्यूपेशन कर रहे हैं बल्कि उनकी आवाम भी 50 लाख से ज़ायद वहाँ पर आके सेटलर्स जो है आ रही है और वोटर राइट्स, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स उनको दिए जा रहे हैं और हमें अपने घरों से मतलब कि बेघर कर दिया है। एक तो वैसे ही एक सबसे बड़ा प्रिजन है पूरी दुनिया का, एक सब जेल में हर कश्मीरी रहता है, हर फैमिली रहती है और हर घर में कोई ना कोई शहीद है या कोई विडो है या कोई ऑर्फन है या कोई बिछड़ा हुआ है किसी प्यारे से और डिसपेयर्ड पर्सन्स या डिवाइडेड फैमिलीज के विक्टिम्स हैं। मगर उसके साथ साथ वो जो घर का जो राइट था, ओनरशिप का राइट, वो राइट भी हिंदुस्तान ने हमसे ले लिया है कश्मीरी कौम से। तो अब तो वो दिन ब दिन हर लम्हा मैं समझ रही हूँ कि इतनी तेजी से वहाँ पे डेमोग्राफी के चेंजेस लाए जा रहे हैं। अब देख लेना पिछले 2-3 साल कोरोना रहा है, उसके अंदर तो 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे उन्होंने जो है वोटर राइट दे दिया और घर उनके कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और बहुत सी हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो ऑलमोस्ट कल्मिनेशन की तरफ हैं। फिर उसके बाद जो इतने भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको पर भी कंप्लीट प्लंडर किया जा रहा है, खास तौर पे जो वाटर बॉडीज हैं और जो उनका वाटर रिसोर्स है ग्लेशियर्स का। और उसके साथ आपने देखा है वहाँ पे जिस तरीके से, जिस बेरहमी से ना सिर्फ बुचरिंग की जा रही है, टॉर्चर सेल्स अंडरग्राउंड मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडिया ने कंस्ट्रक्ट कराए हैं जिसके अंदर लाखों की तादाद में जो यूथ है, हमें नहीं पता वो किधर है। हमारे पास स्टेटिस्टिक्स एग्जैक्ट है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता और रिपोर्ट भी कौन कर रहा है, इंडियंस कर रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स भी इंडियंस के पास हैं, FIR भी इंडियन पुलिस स्टेशन है वहां पे, कोर्ट्स भी इंडियन कोर्ट्स हैं, आर्मी भी इंडियन आर्मी है। तो ये जिस वक्त अगर कभी ये मसला जब इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हल होगा, मगर उस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स, जो फैक्ट्स, फिगर्स दुनिया तक आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो क़यामत रोज कश्मीरी कौम के ऊपर ये पेशावर में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा सानिया है, पूरा कौम जो है वो हिल गई है और हम सब भी, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। मगर कश्मीर में तो ये रोज है, हर वक्त है, मतलब कि मौत का जो साया है वो कश्मीरी कौम पे कभी भी नहीं, उसका मतलब कि जो है वो साया नहीं हटा। मिशाल साहबा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दिया आपने कि ये मौत का साया हर वक्त मंडलाता है, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, कड़ियल जवान सभी शहादतें दे रहे हैं। आप ये फरमाइए, आप पूरी दुनिया में बात करती हैं, आप बहुत वोकल हैं इस सारे मसले के ऊपर, हम देखते हैं, ये फरमाइए कि दुनिया इस मामले पर क्यों खामोश है? देखें, हम भारत की लॉबिंग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद, पूरी दुनिया के मानने के बावजूद कि ये सब जेल है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, इस सबको
मानते सब हैं, लेकिन इंडिया पे प्रेशर नहीं डेवलप कर पा रही है दुनिया। देखिए, इंडिया पे प्रेशर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो सिर्फ बिजनेस के बारे में, कारोबार है। इंसान तो एक रोबोट है, इंसान के इमोशंस को कौन देखता है? सिलेक्टिव जो कॉन्शियस है और सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर यूक्रेन के लिए और स्टैंडर्ड्स होंगे, कश्मीर के लिए और होंगे, ईस्ट तिमोर के लिए और होंगे। और जब इन्होंने खुद यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एडहॉक बनाए वॉर क्राइम्स के ऊपर, रवांडा, युगोस्लाविया के ऊपर, तो वो और थे। मगर जहां तक कश्मीर की बात आती है तो बस वो रिपोर्ट कंडेमनेशंस की हद तक ही आती है। किसी भी तरीके में हिंदुस्तान को इंटरनेशनल यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन के कटहरे में नहीं रखा गया, उनको चैलेंज नहीं किया गया। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग केस है हर लिहाज से, आलमी जो कवानीन है, जो आलमी जो इंसानी कवानीन है, और ये दुनिया का ये एक फ़र्ज़ है कि वो अपनी, बेशक अपने अपने ममालिक के बिजनेस इंटरेस्ट को देखें, वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, मगर एक एज यूनिवर्सल बॉडी जो यूनाइटेड नेशंस की है, इसका रोल तो अमन का है। इसका रोल तो है कि जो लेजिटिमेट स्ट्रगल्स हैं, और मैं समझती हूँ कि अब जो जिस नहज पे हमारा सारा मसला चल पड़ा है, ये तो इसका एक है, ये आर है या पार है, ये तो न्यूक्लियर है, फ्लैश पॉइंट है। इंडिया, पाकिस्तान और अब तो चाइना भी इसके अंदर आ गया है। तो अगर ये डेडलॉक रहा और ये वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड होता रहा, जो हो रहा है, जो रुक नहीं रहा, और दुनिया सो रही है या अपनी पीस कीपिंग या अपनी कोई फोर्सेस नहीं भेज रही या वहां डीमिलिटराइजेशन नहीं करवा रही है बाय फोर्स, या इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शन नहीं लगा रही, तो ये तो एक अखंड भारत का नैरेटिव आगे से आगे हो जाएगा। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वो अटैक करेगा। फिर क्या समझते हैं कि अगली साइड भी चुप रहेगी? तो नेचुरली न्यूक्लियर एक्सचेंज हो सकता है, और अब तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं एक न्यूक्लियर हाई लेवल की जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। और फिर अगर दुनिया आएगी तो आई एम सॉरी, फिर दुनिया अपना असल चेहरा खुल के सामने दिखाएगी कि उनको इंसानों के साथ नहीं। और हमने कश्मीरियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम किसी के कहने पे नहीं कर रहे अपनी स्ट्रगल, हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह के साथ हमारी उम्मीदें, और हम एक हक और सच की स्ट्रगल के ऊपर है। और इंशाल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल कामयाब होगी, मगर दुनिया तब जागेगी जब उसके अपने सिक्योरिटी के कंसर्न्स जागेंगे और उसके इंटरेस्ट के, उसके अपने सर्वाइवल के। अगर न्यूक्लियर फटता है, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, तो कश्मीरी नहीं मरेंगे, कश्मीरी या पाकिस्तानी या इंडियन पब्लिक नहीं मरेगी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये आग लग जाएगी। पूरी दुनिया। तो यही इसका है, वरना ये अभी थोड़ा सा टाइम है। बिटर ट्रुथ है, लेकिन ये रियलिटी है, इट्स अ रियलिटी। आप जो बात कर रही हैं, ये फरमाइएगा विशाल साहब, मलिक साहब के बारे में, यासिन मलिक साहब के बारे में क्या खबरें, क्या चीजें आती हैं? कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किसी तरह से होता है वहां पर? आपके पास क्या इतलात है? हमारे पास जो इतलात हैं वो तो हम यही नशर करते रहते हैं बारहा कि बहुत ज्यादा जुल्म के साथ वहां पर वो अपनी सांसें गिन रहे हैं, जिस तरह का उन पर जुल्म हो रहा है। आपके पास क्या रिपोर्टिंग होती है? आपकी किस तरह से बात होती है? देखिए, ये एक वाहिद दुनिया के अंदर एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो मैं भी अदना सी एक हिस्ट्री की तालिब इल्म हूँ, और जो दुनिया में मैं देख रही होती हूँ, जिनको कोई इजाज़त नहीं है उस डेथ सेल से निकलने की। ना उनको इजाज़त है कि वो एक लॉयर रखें, ना उनको इजाज़त है कि वो कोर्ट में जाके अपना केस प्लीड करें, और ना अपने डिफेंस में कुछ कह सकें। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ उनको दी जाती है, वो है फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। आप उनकी क्या हाल पूछती हैं? हाल क्या है? रोज कोई ना कोई खबर ऐसी आती है कि दिल फट जाता है। अभी भी कितना टेंशन रहती है फैमिली को, क्योंकि 9 साल होने को आ रहे हैं, हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, और पिछले 4 साल से आवाज नहीं सुनी जब से वो तिहाड़ में गए हैं। मतलब कोई दुनिया का आप कोई भी प्रिजनर, नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा, यासिर अराफात, बड़े से बड़े नाम आप उठा के ले लें हिस्ट्री में से। जुल्फिकार अली भुट्टो को जब उनको शहीद किया, हैंग किया गया, तो उस वक्त उनकी, उससे पहले उनकी बेटी, उनकी वाइफ जो मिलते थे। और भी बहुत से प्रिजनर्स हैं। अभी फवाद चौधरी का अपने 2-3 दिन वो अपने बच्चों को नहीं मिले, बड़ा दुख हुआ। मगर कश्मीरी लोग जो हैं वो तो मतलब कि हमारे तो कोई राइट है ही नहीं, हमें सिर्फ मरने का राइट है और शहीद होने का राइट है कश्मीरी कौम को। और एज अ फैमिली ना वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ना उनको मिलने में जा सकती हूँ, ना उनके साथ कोई भी टेलीग्राम हो सकता है। 21st सेंचुरी की ये क़यामत है जो हम पे टूटती जा रही है, मगर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हमें ब्रेक नहीं करेंगी, बल्कि मैं समझती हूँ इससे और भी ज़्यादा मेरी कमिटमेंट और हमारी फैमिली की, क्योंकि हम इस फोर फ्रंट पर हैं, हम पूरी कौम की नुमाइंदा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने खुद अपने घर से कुर्बानी देनी है।
बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहबा हमसे बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है कश्मीर के मामले पर। यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। जो बात मिशाल मलिक ने की है मेरा ख्याल है वो ज़बान ज़द आम है। तिहाड़ जेल के अंदर जिस अंदाज से यासीन मलिक साहब को डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है और वो कह रही है 21st सेंचुरी में बैठकर वो ये बात कह रही है, मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, ये पूछ भी नहीं सकते कि वो किस हाल में है। तो हिंदुस्तान का ये मकरू चेहरा जो है आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? अक़वाम आलम की हम बात जरूर करते हैं और ये बात भी मैं यहाँ पर ब्रेक पे जाने से पहले जरूर कह दूं कि सिर्फ लफ्जी बातें नहीं है। इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो अलहदगी पसंद तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, शायद इंडिया को उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। यही वो जुल्म है जिसके अंदर वो देख रहा है कि उसके अपने हिस्से बखिए होना शुरू हो गए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी बात करेंगे और जरा तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के हालात में हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनका केस जिस तरह पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान लेकर दुनिया के सामने जा रहा है, क्या इसकी उम्मीद रखी जा सकती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के उसूल पर हिंदुस्तान को किसी तरह से टेबल टॉक पर बात की जाए? वरना जैसे अभी मिशाल मलिक साहबा कह रही थी कि गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना हुआ तो फिर उसका भुगतान तो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे मिशाल मलिक साहबा की, जो कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहबा की अहलिया हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशाल मलिक साहबा वोकल भी हैं और कश्मीरी हक़ क़ुदरादियत की जब हम बात करते हैं तो ये वो आवाज़ें हैं, ये वो तवाना आवाज़ें हैं जो बहरहाल हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। इस वक्त मेरे साथ राजा फ़ारूक हैदर साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर हैं। और सर से ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा ये तनाजुर है यौम यकजहती कश्मीर तो हम मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन कब तक हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर कश्मीरी अपनी शहादतें देते रहेंगे लेकिन दुनिया की आंखें बंद रहेंगी? राजा फारूक हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा साहब, ज़ाहिर यौम यकजहती कश्मीर आप जानते हैं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, लेकिन एक जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर है जहाँ पर हिंदुस्तान ने डेरे डाल रखे हैं पिछले 75 बरसों से और वो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत रवा रखे हुए हैं। फरमाइएगा कि इस तनाजुर में आप क्या देखते हैं कि आलमी दुनिया का आपको क्या मंजर दिखाई देता है, वो किस तरह से इसका हल निकाल सकती है? अच्छा जी, शुक्रिया आपका। मैंने आपकी सारी बात सुन ली। बात ये कि मेरा जो मौक़िफ़ है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी लोगों से। सर फरमाइए। जब तक कि 13 अगस्त 1948 की करारदाद को आप सामने नहीं लाएंगे, ये जो है ना 5 जनवरी 1949 की, इससे मसला हल नहीं होता। ये बन गया हुआ इससे ज़मीनी तनाज़ा, ये जो लास्ट करारदाद थी, इससे कश्मीरी का मसला कम है और ज़मीनी तनाज़ा बढ़ गया हुआ है। तो जो 13 अगस्त 1948 को जो यूएन ने जो सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर की थी, एक वो बुनियाद है। दूसरा ये है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को आप सारी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर तस्लीम करें और कश्मीरियों को आगे करें ताकि वो अपना मौक़िफ़ खुद बयान कर सकें। इसलिए कि 3 पार्टियां हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, लेकिन जो प्रिंसिपल पार्टी और जम्मू कश्मीर के लोग हैं, फैसला हमने करना है रायशुमारी से कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। तो जब उसके लिए मेरी यही दरख्वास्त रही है हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत से कि इस हुकूमत को तस्लीम किया जाए। उसके बाद कम अज़ कम पहले मरहले पर ये जो OIC है इसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत को आप रिप्रेजेंटेटिव ये जो है ना एक स्टेट उधर दिलवाएं, उसको एक मुबसर के तौर पर वहाँ वो बैठे ताकि वो अपनी बात खुद कर सकें। जब तक हम अपनी बात खुद नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान का वज़ीर खारजा बात करता है बात के साथ उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। वो ज़मीनी तनाज़ा में हिंदुस्तान का पल्ला हमसे भारी है। जब तक कश्मीर के लोग इसके फरीक अव्वल के तौर पर सामने नहीं आएंगे, ये है बुनियादी बात। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है राजा साहब आपने कि ज़ाहिर कश्मीरी, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि कश्मीरी अपनी आवाज़, अपनी बात खुद बयान करें। ये फरमाएं कि जब आप इस मामले को देखते हैं, एक तनाजुर तो आपने कहा कि ज़मीनी मामला अलग है, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह से दुनिया को इस आलमी मसले की तरफ नज़र उठाकर देखनी चाहिए, आपकी अपनी एंटिटी आज़ाद कश्मीर के वाले से जो आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उस तनाजुर में अभी तक इस मसले को समझा गया है या नहीं, इस पर सिर्फ बातें हो रही हैं? देखिए, एक ज़माना था जब इस मसले को समझा जाता था। अब इसको 75 ईयर्स हो गए, वो दरअसल भूल गई है, वो हुकूमतें तब्दील हो गई, पॉलिटिशियन दुनिया के अंदर
یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک آزادی کی تحریک اٹھی تھی جس سے کشمیریوں کو بھی حمایت حاصل ہوئی تھی، لیکن اب دنیا بدل گئی ہے، تو ہندوستان ایک معاشی طاقت ہے، اب وہ ملٹی نیشنلز کے لیے وہاں پر جو ہے وہ جگہ ہے اس کی، چین کے خلاف اس کو اوپر کیا جا را ہے، مقابلے میں لایا جا رہا ہے، تو اب صورتحال اس خطے کی بدل گئی ہوئی ہے۔ پاکستان خود بھی معاشی طور پر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس حوالے سے ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آگے کرو اور ہماری پشت پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہندوستان کو پچھاڑ کر رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ ابھی یہ وقت ہے، اب دیکھیں آپ کے یہ جو گجرات کے اندر ہوا جو بی بی سی کی رپورٹ ہے، ان چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، ادھر تو آ گئی ہے لیکن جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے میں نے اس سے احمد میر صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ جو بحث آج کل چل رہی ہے یہ تو لا حالت سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، کم از کم ایک پروگرام اس پر بھی کیجیے تاکہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلے، دنیا میں پتہ چلے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ دوسری اقلیتوں کے ساتھ، جس میں عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ایک نئی ایک کرنا پڑے گا، ایک تبدیلی بنانی پڑے گی جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ہندوستان کیا کر رہا ہے، دیکھیں ہم پاکستان اس کا ہمسایہ ملک ہے ہمارا، ہم جانتے ہیں ہندوستان کیا کر رہا ہے، اور خود ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جو کشمیری عوام ہے جس طرح سے ان کے گھر بھی ان سے چھین لیے گئے ہیں، پھر وہ پوری ٹیریٹری ہے اس کو جیل کی مانند رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو اب آج کے حالات میں کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی بصیرت رہی ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس معاملے پر انڈیا کو لانا چاہتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی پوائنٹ پر آ کر یہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیے جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم یوہی کو کہتے ہیں اس وقت ہندوستان برتن پوزیشن میں ہم کمزور ہیں، ایک پارٹی جب کمزور ہو اس کو کبھی طاقتور حریف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، وہ آپ دے کر اٹھیں گے، لے کے کچھ نہیں اٹھیں گے۔ تو یہ بات چیت کے ذریعے یہ اس وقت تو اس پر ہندوستان سے بات کرنا ہے، وہ کرے گا، آپ سے وہ کہے گا بھائی یہ لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد بنا دو، بس بات ختم ہو۔ اس کا تو یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، اس نے ایک طرفہ طور پر کہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی میں جو یہ ترمیم کی جائے وہ ترمیم کی جائے، تو بات یہ ہے کہ اس کا تو برتر پوزیشن ہے، اس کو ہماری ویکنیسز کا پتہ ہے، جو بطور خاص جو ہماری اقتصادی جو ہے نا یہ سیاسی جو ہماری کمزوری ہے پاکستان کے اندر 32% کے ساتھ ہو گئی ہیں، اس حوالے سے پاکستان پر سے ایک فوج کم ہوتا ہے اور وہ آزاد کشمیر کے حکومت کو، لوگوں کو، کشمیر کو آگے کرے تاکہ وہ براہ راست ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکے انٹرنیشنل ایریا۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں پچھلے 5 سال میں امریکہ جاتا رہا ہوں، یورپ جاتا ہوں، کیا جمہوریتیں ہیں ہمارے یہاں، باقی تو اسلامی ممالک میں بدقسمتی ایک دو کو چھوڑ کر آئی کچھ نہیں ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے وہ مدد مل سکتی ہے۔ ایک ہے یہ لمبا پروسیس، یہ جلدی نہیں ہوگا کہ کل ہی مل جائے گی۔ ہندوستان ایک اس خطے پہ اوپر کی سیاسی، سامراجی، اقتصادی اور فوجی قوت ہے وہ، تو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے۔ پاکستان کے عوام کی بھی میں سمجھتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو جھگڑوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں ان سے برات حاصل کریں اور ملک کی طرف دیکھیں تاکہ پاکستان جو ہے یہ سارے خطے میں ایک ہندوستان کی توسیع پسندی کے خلاف جو ہے دیوار ہے، خدا نہ خواستہ یہ دیوار کمزور ہوئی ہندوستان تو سب کو کھا جائے گا، وہ تو چھوڑے گا نہیں کسی کو۔ اس لیے جو ہے ان پاکستان میں تو ٹھیک کرنا چاہیے لوگوں کو، سیاستدانوں کو خود۔ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ کی بات سے آپ کی بات کا تاثر جو میں سمجھ پا رہی ہوں، لیڈرشپ کنسنسس جو ہے، دیکھیے چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے آپ مجھ سے زیادہ زیرک آدمی ہیں، اپنے سیاستدانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا کنسنسس تو ہے کشمیر کے معاملے پر۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ چاہے کسی بھی جماعت میں سے ہوں، ان کی کوئی بھی اپنی ایفیلیشنز ہوں، لیکن کشمیر کے معاملے پر ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور یہ سب ایک ہم آواز ہیں، آپ کو لگتا ہے اس سے تو کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے 75 سال سے پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہر وقت ہماری پشت پر کھڑی رہے، ان کے ہم شکر گزار ہیں کشمیری دونوں طرف سے، لیکن یہ آگے بڑھنا ہے نا، آگے کیا ہوگا؟ صرف اس بات سے بات بنتی نہیں ہے، آگے کوئی فریش انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، اور جو میں نے آپ کو بات اپنی بتائی تھی وہ بنیادی وہ نقطہ وہ ہے، اس سے آپ شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کو جو ہے اس سے ضرورت اٹھانی پڑے گی، اور کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی ہے جو میری فیصلے میں ہے، یہ میری اپنی رائے اور سوچ ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ ظاہر ہے بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے یہ دنیا دیکھ تو رہی ہے، لیکن اس دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات آتی ہے؟ ابھی میں بات کری تھی مشال ملک صاحبہ سے، تہاڑ جیل میں یاسین ملک صاحب ایک ڈیتھ سیل کے اندر موجود ہیں، عرصہ دراز سے موجود ہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اس طرح کے ہزار خاندان کے بچے، کڑیل جوان جو ہیں وہ اس ساری صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ اب وہاں پر آج کے دنوں میں کیا حالات پیدا کر رہا ہے ہندوستان؟ دیکھیں جی، ہندوستان نے بالکل وہ اسٹرینگل ہولڈ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، ملک صاحب وہاں پر گرفتار ہے،
बाकी जितनी हमारी हुर्रियत की जो है, जो भी कश्मीरी इंतसार में सारे लोगों गिरफ्तार है, आसिफ राबी साहब आए हैं, अपने मीरवाइज साहब घर पे नजर बंद हैं, शबीर शाह साहब हैं, मुसरत आलम साहब हैं, अच्छा मकबूल भट्ट साहब को उधर फांसी देकर दफन कर दिया गया, अफजल गुरु साहब को फांसी देकर वहीं दफन कर दिया गया। इस तरह से मतलब ये है कि वो जो उसकी अट्रॉसिटीज है वो जारी, और आजकल वो ज्यादा शदीद तौर पर कर रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन की तरफ लोगों की तो जो है पाकिस्तान में अपनी प्रॉब्लम है, तो वो इसको जो है ना वो बर्बरियत की जो है ना वो इंतहा पर पहुंचा हुआ है। तो रोज लोगों को जो है ना वो फेक एनकाउंटर में नौजवानों को बार बार करता ही दहशत कर पा रहे। एक तरह से कहते हैं कि जी खत्म हो गए, 2-4 आदमी रह गए, तो ये रोज कहाँ से लोगों को मारा जा रहा है। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कश्मीर की सूरत हाल बड़ी बुरी है। मुझे यासिर मलिक साहब की सेहत और जिंदगी के बारे में शदीद खतरात लाक है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, इसी तरह से और जो हमारे मुसरत आलम साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, और पेशवार हमारे जो दो कैद हैं उसको हिंदुस्तान के उस गिरफ्तारी में कोई हिंदुस्तान गैर मुल्क है, हिंदुस्तान कश्मीरी के लिए गैर मुल्क है, कुछ उनको कश्मीर के अंदर गिरफ्तार करके रखा हुआ है। तो वो नौजवान हमारे लापता हैं, हमारी अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, हमारे 1 लाख से ऊपर शोधा हैं, यानी हमारी वो माएँ बहनें हमारी मतलब है उनकी सदरी भी की गई, प्रॉपर्टी को तबाह किया गया, शहीद किया गया, गिरफ्तार किया गया, इज्तिमाई अबरूरेज़ी की गई। इससे ज्यादा कश्मीर को क्या कुर्बानी देंगे। एक जेन्युइन ये इंडिजिनस ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है लिबरेशन की। इस हवाले से मैं आपके से ये कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई उनसे भी कहना, आप भी रियासत कश्मीर के शहरी है, लद्दाख के भी लोग शहरी है, तो आप भी उठ खड़े हों। ये जो उसको लड़ी जा रही है कश्मीर के अंदर, ये सारी रियासत के लोगों की आज़ादी की लड़ाई है, ये किसी एक मजहब की है, किसी एक ज़बान बोलने वालों की नहीं है, ये सारी रियासत की लड़ाई है जो इसका कश्मीरी लड़ रहे हैं उधर वादी के अंदर बतौर खास। दुरुस्त फरमाया। राजा फारूक हैदर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज के खुसूसी प्रोग्राम में कोशिश है कि कश्मीर के मुद्दे पर ही, कश्मीर के मौजू पर बात हो। इंडिया अभी 2-3 चीज़ें जो अभी बात हो रही है, जो कॉन्वर्सेशन से मुझे समझ आ रही है, वो ये है कि आज के हालात में इंडिया जो है वो ये समझता है, वो ये समझ रहा है शायद कि दुनिया तो लगी हुई है मईशत की जुबूहाली पर, और पाकिस्तान जो है वो भी शायद उसकी नज़र में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो उसके वारे के न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इंडिया को ये बात बहुत अच्छी तरह से इस बात का इदराक है कि जो कुछ वो मकबूजावादी के अंदर कर रहा है, जिस अंदाज से कर रहा है, जिस तरह से लोगों की जानें ली जा रही हैं, रोजाना शोहदा की तादाद बढ़ती जा रही है, इससे पूरी दुनिया गाफिल हो सो हो, लेकिन पाकिस्तान गाफिल नहीं है। पाकिस्तान दुनिया को भारत का ये मकरू चेहरा दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीरियों का हक है इस बात का कि वो अपनी डिमांड्स जो हैं वो सामने रखें। अभी जो मिशाल साहबा ने बात की कि आप जेलें भी आपकी हैं, जहां FIR कट हो रही हैं वो भी आपके पुलिस वाले हैं, जहां पर आपने जाकर अदालतों से रुजू करना है वहां पर भी आपके लोग बैठे हैं। तो दुनिया की इस तस्वीर पर शायद हम सबको शर्मानी चाहिए, पूरी दुनिया को शर्मानी चाहिए कि जो बहन भाई आज़ाद कश्मीर। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। 75 सालों से कश्मीरियों के जुल्म की दास्तान जारी और सारी है। खुदा करे कि मैं बार बार यही कह रही हूं कि वो दिन आए कि कश्मीरी जो है वो आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ देखें। एक ब्रेक शामिल करते हैं और जरा आप तज्जिया लेंगे कि अब हालात की तरफ हमें फॉरवर्ड कैसे होना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इंगेज करना है इंडिया को। शायद अब इस पर बात करनी होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप राजा फारूक हैदर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं ख्वाजा मतीन, तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, कश्मीर के मामले पर खुसूसी अपना एक नुक्ता निगाह भी रखते हैं और ज़रा आज उनसे बात करेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर दरअसल है क्या। पहले इसकी अहमियत पर वो नजरसानी करें और बताएं हमारे लोगों को। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर हम ये यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और गो के हमें मालूम है कि कल है यौम यकजहती कश्मीर की तारीख 5 फरवरी, लेकिन आपको मालूम है कि एक रोज़ पहले से ही ये तमाम तर सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू होता है। अब इस यौम यकजहती कश्मीर की मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इसकी अहमियत पर रोशनी डालें और ज़रा बताएं कि ये यौम यकजहती कश्मीर कितना अहम है और इसको मज़ीद तक़वियत कैसे दी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है, जो 5 फरवरी का दिन है ये क्या दिन है। इस दिन पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो अज़हार मोहब्बत करती है अपने
کشمیری بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ کشمیری 19 جولائی کو یوم قرارداد الحاق پاکستان مناتے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں جو بانی صدر تھے آزاد کشمیر کے سردار ابراہیم خان، ان کی رہائش گاہ پر پاکستان کے قیام سے قبل انہوں نے الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی تھی۔ وہ آج بھی کشمیری 75 سال ہو گئے ہیں وہ مناتے ہیں دن۔ اسی کے جواب میں 5 فروری کا دن منتخب کیا ہے پاکستانی ریاست نے، حکومت نے اور عوام نے۔ اس دن ہم اپنی جو کشمیریوں کے ساتھ محبت کا اثاثہ ہے وہ نئی نسل کو بھی منتقل کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو بھارت ہے۔ بھارت انتہائی ہٹ درم ملک ہے اور غاصب اور قابض ملک ہے مقبوضہ کشمیر پر، جس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جس کا اعتراف جو عالمی ادارہ ہے جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے بھی کر رکھا ہے۔ اسی یونائٹڈ نیشن میں بھارت نے یہ اپنا کمٹمنٹ دے رکھی ہے کہ میں یہ رائے شماری کراؤں گا کہ کشمیری کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا۔ پاکستان کا آج بھی کھلا مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی جو اس وقت ریاستی دہشت گردی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن آرٹیکل 370 اور پھر 35A کا جب اطلاق ہوا، 35A کا جو خاتمہ اس نے کیا، یہ فرمائیے گا کہ یہ فسطائیت جو ہتھ کنڈا استعمال کیا ہندوستان نے، یہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے کیا وہ آوازیں اٹھیں جو کہ اٹھنی چاہیے تھیں؟ وادی کے اندر تو مقبوضہ وادی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، لیکن جو پریشر ہونا چاہیے تھا ہندوستان کا اس آرٹیکل کے خاتمے کے بعد، کیا وہ ہم ڈیولپ کر سکے یا دنیا ڈیولپ کر سکی؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ایک نئے سینیریو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس پر دنیا بھر سے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے جو اس پہ آوازیں اٹھائی گئی، OIC نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، انٹرنیشنل اداروں نے اس پہ آواز صرف اٹھائی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ دباؤ ڈالے اب، لیکن اس کے باوجود کیا مقبوضہ کشمیر میں امن ہو سکا ہے؟ کیا کشمیریوں نے بھارت کا یہ فیصلہ تسلیم کیا ہے؟ بلکہ یہ ہوا ہے کہ جو ہندو نواز، جو بھارت نواز جو کشمیریوں کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بھی اب خلاف ہو گئیں۔ اب ایک بھی شخص، کوئی ایک بھی جماعت جو بھارت کی موقف کی حامی ہو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں 5 اگست 2019 کی پوزیشن پر واپس لایا جائے، اس کے بعد ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ اس کا خاطر خواہ بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن ہاں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ 5 اگست 2019 کے بعد بالخصوص بھارت نے تو اپنی پالیسی ایک بنا دی، جو مقبوضہ کشمیر کا جو پرچم تھا وہ بھی ختم کر دیا اور ضم کر لیا، اور جو بھارتی آئین میں جو اسپیشل پروٹیکشن دی گئی تھی کشمیریوں کو وہ بھی ختم کر دی۔ اس کے بعد ہمیں جو حکومت پاکستان ہے ان کو اپنی پالیسی، کشمیر پالیسی کو ریوزٹ کرنا تھا، جو بدقسمتی سے آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں 2023 ہو گیا ہے، یہ 5 اگست 2019 کی بات ہے، ہم نے اس پالیسی کو ریوزٹ نہیں کیا ہے۔ خواجہ صاحب، یہ بھی پھر شاید سوال امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ جو ساری آپ نے بیک گراؤنڈ کی اور گفتگو کی ہے، یہ ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے ان حالات میں، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان، انڈیا، بھارت، اس کو جو بھی نام دیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ انڈیا کے نام سے اس کو جانتے ہیں، ہندوستان تو پرانا تھا، اور پھر یہ کہتے تھے بھارت ایک اس کا نام صحیح ہے۔ تو بہرحال اس بحث سے باہر وہ جو کچھ کر رہا ہے دنیا کو پتا ہے کہ یہ انڈیا ہی کر سکتا ہے، یہ ہندوستان ہی کر سکتا ہے، یہ بھارت ہی کر سکتا ہے، یہ اسی کا شیوا ہے۔ اور جب سے مودی سرکار آئی ہے یہاں پر، اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پورے خطے کا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپشن کیا استعمال کیا جا سکتا ہے، انگیج کیسے کر سکتے ہیں ہم انڈیا کو؟ یہ کور ایشو ہے پاکستان۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی شہرگ کے بغیر وہ پورا جسم جو ہے ادھورا ہوتا ہے۔ فرمائیے کہ انگیجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے ہندوستان کے ساتھ؟ بات چیت کے لیے کس طرح کے عوامل پیدا کیے جا سکتے ہیں، حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بھی انتہائی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ بھارت کو انگیج کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہم تو انہیں بارہا کہہ چکے ہیں ہم ان کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بھارت کی اٹدرمی ہے اس وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے کمزور ہے، ایک وقتی جو ہمارے اوپر ایک گرداب آیا ہے، تو اس حوالے سے وہ ہمیں
वो डीलिफ्ट करा रखा है, लेकिन अभी भी तमाम जो रास्ते हैं वो बंद नहीं हुए। सबसे बड़ा जो मुल्क है वो अमेरिका है, जो अपना असर सूग इस्तेमाल करके वो दोनों मुल्कों को टेबल टॉक पर बैठा सकता है। इसके अलावा बरतानिया है, यूनाइटेड नेशन का प्लेटफार्म भी इस्तेमाल हो सकता है। जो सेक्रेटरी जनरल यूएनओ हैं वो भी बड़े मुतहरक हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। अब ज़रूरत इस समर की है कि हम भारत के साथ अपने तमाम इशूज़, कश्मीर समेत जो सबसे कोर इशू है, उसके साथ बैठकर टेबल टॉक का आगाज़ करें ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन भारत जो है, जो मोदी बिलखसूस जो है, पूरे भारत को मैं मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहूँगा, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जिनका मौक़िफ़ कुछ और है। लेकिन जो जब से ये मोदी आया है, ये एक फाशिस्ट नज़रिए का हामिल शख्स है जिसका माजी आरएसएस से मिलता है, वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठ रहा। ख्वाजा मतीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आज के इस दिन, आज के इस मुनासिबत से जो कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाना है, उस दिन के हवाले से आपने अपने ज़ाहिर जज्बात का भी इजहार किया, अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी दुआ है, प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रहे, लेकिन ये कैसी बात है, ये कैसा दर्द है, ये कैसी तकलीफ है जो रोज़ाना शायद जिससे हम गुजरते हैं, और वहाँ पर मौजूद मकबूजा वादी के अंदर मौजूद जो मासूम निहत्ते कश्मीरी हैं वो दिन रात 24 घंटे की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को ये बात पूरी तरह बावर होनी चाहिए और पूरी दुनिया को इस पर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। फ़लस्तीन का मसला हो, अभी यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ पर भी इंसानियत की तज़लील हो रही है, वो ये देखे कि कश्मीरियों के साथ ये जुल्म पिछले 75 बरसों से इंडिया ने रवा रखा हुआ है, और अब नहीं तो फिर कब। हम हिंदुस्तान से एंगेजमेंट चाहते हैं, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहते हैं, जंग के जरिए नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान ने ये शरारत करने की कोशिश की, हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की इस जंग को, तो पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। ये वाशगाफ अंदाज में इंडिया को मैसेज भी है, और आज जो कुछ हमने गुफ्तगू की है ये इस बात का अयादा भी है कि यौम यकजहती कश्मीर उस दिन तक जारी रहेगा जब तक कि कश्मीरी बहन भाई अपनी आज़ादी का सूरज नहीं देख लेते। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।